चलिए, तो केस स्टडी नंबर 1 मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर केस स्टडी में ना आपका AS नंबर 2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड AS 9 दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन, ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके टेस्ट होंगे। एंड सॉल्व दिस केस स्टडी वेरी केयरफुली बिकॉज इंस्टीट्यूट ने May 24 की RTP में जो केस स्टडी पूछा है उसमें भी यही 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने टारगेट किए हैं। तो दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ May 24 एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलो पहले मैं केस स्टडी पढ़ लेता हूं एक बार। MRF लिमिटेड, अ प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रिकेट बैट्स, प्रोड्यूसेस 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स, इंग्लिश विलो एंड कश्मीर विलो। MRF लिमिटेड हम सब जानते हैं, तो अज्यूम करो कि MRF लिमिटेड जो है ना एक कंपनी है जो क्रिकेट बैट्स बनाती है। क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट खेलते हैं ना सब, तो क्रिकेट बैट्स बनाती है। अब ना ध्यान से सुनना, 2 टाइप के क्रिकेट बैट्स आते हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेट में यूज होते हैं। एक होते हैं आपके इंग्लिश विलो बैट्स और एक होते हैं आपके कश्मीर विलो बैट्स। क्रिकेट बैट्स जिस वुड से बनते हैं उस वुड का नाम विलो होता है एंड ये विलो 2 जगहों से आपको मिल सकता है। एक तो आप इंग्लैंड जैसी जगहों से इसे इंपोर्ट करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश विलो, एंड एक यहाँ पे कश्मीर में भी विलो वुड उगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कश्मीर विलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। Each type necessitates its corresponding raw material, English willow wood imported from England and Kashmir willow wood sourced locally from Kashmir. Like I said कि अगर आपको English willow चाहिए तो आप English willow wood को import कीजिएगा, एंड अगर आपको कश्मीर willow चाहिए then कश्मीर willow wood import किया, कश्मीर willow wood locally कश्मीर से खरीदिए। The procurement process involves intricate cost considerations including import duties, transportation fees and manufacturing overheads. काफी सारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, राइट, जिसे आप जिस पर्टिकुलर प्रोसेस से आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो उसमें ये सारी चीजें होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, ट्रांसपोर्टेशन फीस है, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट की। इंग्लिश विलो वुड इज इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एट 500 रुपीज पर केजी। इंग्लिश विलो वुड इंग्लैंड से इंपोर्ट किया जाता है 500 पर केजी पे। एडिशनली एन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 52 रुपीज पर केजी इज लेवाइड। Transportation cost amounting to 300 per container are incurred for shipping from Britain to the Indian factory. अब ध्यान से सुनना, ये जो 300 रुपए ना, this is per container, not per kg. With each container accommodating up to 45 kgs of wood, मतलब 300 रुपए पर कंटेनर लगता है एंड 45 kgs of wood जो है वो हर एक कंटेनर में आ जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना, यूनिट्स अलग है इसमें। Conversely, Kashmir willow wood is procured domestically from Kashmir at the rate 210 per kg with an additional transportation charge of rupees 15 per kg. तो ये इन्होंने पूरे रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लगते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ वुड इंकर मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर कॉस्ट एट द रेट 13 पर kg, मतलब चाहे इंग्लिश विलो वुड बोलो या कश्मीर विलो वुड बोलो, दोनों ही वुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए 13 रुपीज पर kg का कॉस्ट लगता है। अब कुछ ऑपरेशनल प्रोसेस, अब ध्यान से। Upon receipt, raw materials are stored in the godown until customer orders are received and manufacturing commences upon order placement, encompassing stages such as drying, oiling and mallet soaking for durability. अब इसमें देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले ना रॉ मटेरियल को लाया जाता है और गोडाउन में पहले से वो लोग स्टोर करके रखते हैं। फिर कस्टमर जैसे ऑर्डर भेजता है कि मुझे इतने इतने बैट्स चाहिए, तो रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल गोडाउन से उठ के फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, डिपेंडिंग कि कस्टमर ने जितने बैट्स का ऑर्डर किया उतने बैट्स के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, उतना मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। फिर ड्राइंग, ऑयलिंग, स्ट्रोक होता है बैट को ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़े, एंड ये सब हो जाने के बाद उसे जो है पैकेज किया जाता है एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी। कस्टमर सेटल पेमेंट्स अपॉन पैकेजिंग, मतलब कैसा होता होगा, जैसे ही ऑर्डर पैकेज होकर रेडी होता होगा वो कॉल करते होंगे कस्टमर को कि भैया आपका बैट हमने पैक करके रेडी रखा है, इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, फटाफट पेमेंट दे दो तो हम आपको फिर डिलीवर कर देते हैं। विद डिलीवरी इज एग्जीक्यूटेड अपॉन कस्टमर्स इंस्ट्रक्शन, फिर कस्टमर बोलता होगा कि भाई मैं आपको आज पेमेंट कर देता हूं, इसी दिन पे मुझे डिलीवरी चाहिए। ठीक है, अब स्पेशल ऑर्डर्स। नोटेबली MRF लिमिटेड रिसीव्ड 2 स्पेशल ऑर्डर्स फ्रॉम रेनाउंड क्रिकेटर्स मिस्टर विराट कोहली एंड मिस्टर AB de Villiers, क्या बात है, फॉर द अपकमिंग इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस। ओहो, विराट कोहली और AB de Villiers को IPL खेलने के लिए यहां से ऑर्डर मिल रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी है सोचो। पेमेंट, अब देखना इन ऑर्डर का स्टेटस देखो। पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर दीज ऑर्डर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इज अंडरवे अवेटिंग फाइनल पैकेजिंग। तो इन स्पेशल ऑर्डर्स, मतलब ध्यान से सुनना, इनका प्रोसेस कैसा है, लाइक आई सेड कि पहले ऑर्डर मिलता है, फिर
रॉ मटेरियल जो है गोडाउन से उठ के जाता है उतना मैन्युफैक्चरिंग में, तो इनका ऑर्डर मिल गया है प्लस इन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया है, एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो ऑफकोर्स कंपनी ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया उनके बैट्स को, और उनका पैकेजिंग होना बाकी है। ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद ड्राइंग ऑयलिंग वगैरह होगा, फिर पैकेज होगा। तो ये स्टेज है इसके स्पेशल ऑर्डर्स का। फाइनेंशियल ओवरव्यू। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 MRF Limited closed with 67,540 kgs of English willow wood and 72,560 kgs of Kashmir willow wood। मतलब पता है क्या है, ये है इनके रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फर्दर बोथ द रॉ मटेरियल्स कैन बी रिप्लेस्ड एट 350 पर केजी इन केस रिक्वायर्ड। तो ये क्या हो गई, दोनों ही रॉ मटेरियल्स की मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। क्या हो गई, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो अब हम लोग इसके एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। चलो तो फर्स्ट एमसीक्यू, at what value shall both the raw materials be recognized in the balance sheet for the year ended 31st March 2024 as per the company's accounting standard rules 2006। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ये आपका क्लोजिंग रॉ मटेरियल है ना इंग्लिश विलो एंड कश्मीर विलो वुड का, उनकी बैलेंस शीट में क्या वैल्यू पे रिकग्निशन होनी चाहिए एट ईयर एंड। तो हमें पता है कि अब मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जो रॉ मटेरियल होता है ना, इट इज वैल्यूड एट इट्स परचेज कॉस्ट और इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें दी हुई है, यूनिट्स हमें दिए हुए हैं, बट परचेज कॉस्ट के इन्होंने हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें इसके टोटल परचेज कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी। तो आ जाता है इसकी कंप्यूटेशन पर। देखो सिंपल, मेरे पास कितने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है, 72,560 एंड 67,540 फॉर कश्मीर एंड इंग्लिश वुड रिस्पेक्टिवली। तो इंग्लिश विलो 67,540, कश्मीर विलो 72,560। अब हर एक केजी वुड का मेरे को परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इंग्लिश विलो पे और ध्यान देता हूँ। इंग्लिश विलो वुड इज इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एट द रेट 500 पर केजी, तो इसका परचेज प्राइस हो गया 500 पर केजी। एडिशनली एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 52 रुपीज पर केजी इज रिवाइड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या इस इंपोर्ट ड्यूटी का हमें कोई क्रेडिट मिला है क्या, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी पर अगर क्रेडिट मिलता हमें तो हम इनके इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। तो अज्यूम करो कि इन्वेंट्री में क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं है, एंड हेंस एज पर AS2 इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। तो मैंने 52 रुपीज ऐड कर दिया है, अज्यूमिंग नो क्रेडिट हैज बीन गिवन फॉर द सेम। फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अमाउंटिंग टू 300 पर कंटेनर आर इंकर्ड फ्रॉम शिपिंग एंड पर कंटेनर कितने केजीज बैठते हैं, 45। देखो सिंपल, हर एक कंटेनर में 45 किलो लकड़ा बैठता है और हर एक कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट है 300 रुपया। तो मुझे एक बात बताओ, हर एक किलो लकड़ा ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट कितना होगा। सिंपल, ये जो 300 रुपए का खर्चा है इट इज पर कंटेनर, मतलब इट इज फॉर 45 केजीज ऑफ वुड। तो 300 डिवाइडेड बाय 45 अगर मैं कर दूं तो माई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर कंटेनर इज 6.67 रुपीज। तो ये मैंने देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया, 300 डिवाइडेड बाय 45। साथ ही साथ ये मत भूलना कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लग रहा है दोनों ही टाइप के रॉ मटेरियल में, दैट इज ₹13 पर केजी। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पे 13 पर केजी को ऐड कर दी है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे बोलता हूँ आपको रिगार्डिंग द कश्मीर विलो वुड। तो कश्मीर विलो वुड में मैंने क्या किया हुआ है, ये देखो, इसका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हो गया 210 रुपीज पर केजी, इसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता। साथ ही साथ लोकल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 15 रुपीज पर केजी प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट इज 13 रुपीज पर केजी। तो अब ये मत सोचना कि भैया ये रॉ मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों आया है, ठीक है। इसमें देखो लेबर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों है। तो वो लेबर का जो कॉस्ट है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रक से उतार करके गोडाउन में रखने के लिए जो लेबर है वो लेबर भी तो लेबर कॉस्ट है। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर कॉस्ट जो ये वाला एलिमेंट है ना, उसमें सिर्फ ये वाला लेबर कॉस्ट है जिसपे लेबर रॉ मटेरियल को ट्रक से निकाल करके गोडाउन में रख रहा है। आई एम अज्यूमिंग दिस थिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन मत पूछना, फोकस ऑन द कंसेप्ट। तो ये मैंने 13 यहाँ पे ऐड कर दिया, जस्ट कैंसिल दिस, इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है, एंड कैंसिल दिस एज वेल, ये सोल्यूशन से हट जाएगा, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने टोटल ऐड कर दिया, तो मेरा परचेज कॉस्ट कितना आ गया,
या अगर मैं इतनों को ऐड करूं देन माय कॉस्ट पर केजी कम्स टू 571.67 एंड अगर मैं इतनों को ऐड करूं देन इट इज 238 एंड दोनों ही इन्वेंट्री का मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट 350 है जो मुझे मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, आई मीन केस स्टडी में दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज रिकॉर्डेड एट लोअर, इज रिकग्नाइज्ड एट लोअर ऑफ इट्स परचेज कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसमें से इन दोनों में से लोअर हुआ 350, यानी कि इसमें इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री इंग्लिश विलो वाली इन्वेंट्री में रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम आया एंड जो मेरी कश्मीर विलो की इन्वेंट्री है उसमें मेरा परचेज कॉस्ट कम आया, तो 238। सिंपल। अब मैं 350 को 67,540 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आ जाएगा 2,36,39,000 एंड अगर मैं ये 238 इसके जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, सॉरी इसका जो परचेज कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 72,560 के साथ, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 1,72,69,280। ओके, तो ये मेरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे। तो 236,39 एंड 172,69,280, तो ये देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। At what point shall MRF Limited recognize the revenue for the normal orders as per the company's accounting standard rules 2006? तो स्पेशल ऑर्डर्स अभी मत ध्यान दो, अभी मैं ये इसके ऑपरेशनल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं। तो हमने पूरा प्रोसेस समझा कि सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, गोडाउन में स्टोर होता है, फिर मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद पेमेंट कस्टमर से रिसीव होता है एंड जब कस्टमर बोले तब डिलीवरी होती है, बराबर। बट कैन आई से कि मतलब इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर बोले कि नहीं 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 आज नहीं 15 दिन बाद डिलीवरी दो, तो मुझे कस्टमर की सुननी पड़ेगी। कस्टमर ने सारा पेमेंट दे दिया है, टाइटल ट्रांसफर हो गया है, गुड्स आर पैकेज्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी, गुड्स भी पैकेज हो गए, प्रिपेयर हो गया डिलीवरी के लिए, बट कस्टमर के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है। मतलब समझो बिलिंग हो चुकी है बट डिलीवरी कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस पे करनी पड़ेगी। तो कैन आई से दिस इज अ केस ऑफ bill and hold sales. This is a case of bill and hold sales. और as per the provisions of accounting standard number 9, AS9 पता है क्या बोलता है कि जब भी बिल एंड होल्ड सेल्स का केस हो ना, तब रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज कीजिए जब टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, बट बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, बट एक्चुअल डिलीवरी हमने कस्टमर के कहने पे डिले की है, समझे। दिस इज एट दिस पॉइंट इन केस ऑफ बिल एंड होल्ड सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर AS9। तो देखते हैं इन चारों में से कौन सा वो केस है। MRF Limited shall recognize revenue as soon as the customer places the order but the goods are yet to be manufactured. No. Recognize revenue once the manufacturing process has been completed but are yet to be packaged. No, क्योंकि जब तक पैकेज नहीं होगा तब तक रेडी टू डिलीवरी नहीं होगा। MRF Limited shall recognize revenue once the delivery has actually been made. नहीं, डिलीवरी हो गया फिर तो बिल एंड होल्ड का सवाल ही नहीं आता। MRF Limited shall recognize revenue when the cricket bats have been packaged and are ready for delivery but have not been actually delivered and customer payments are pending. देखो यहाँ पर कस्टमर पेमेंट्स आर पेंडिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सीम्स टू बी द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि वहाँ AS में ऐसा लिखा हुआ है कि title should have been transferred to the customer, ownership should have been transferred to the customer, and वो definitely आप तभी ट्रांसफर करोगे जब पेमेंट आ जाएगा। बट अज्यूमिंग कि यहाँ पर हम कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस पे डिलीवरी को डिले कर रहे हैं, डिलीवरी इज द मेन कंडीशन ओवर हियर, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी माई राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, नाउ MCQ नंबर 3, when should MRF Limited recognize the revenue for the special orders given by Mr. Virat Kohli and Mr. AB de Villiers? अब ना स्पेशल ऑर्डर्स का मतलब हम सबको पता है कि अगर कोई एक बंदा मुझसे स्पेशली कोई चीज बनवाना चाहता है, जैसे विराट कोहली एंड AB de Villiers, उन्हें वो जब बैट्स बनवाएंगे तब वो उनके वेट के हिसाब से बनवाएंगे, उनके वेट का मुझे स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन आई एम मेकिंग देयर बैट्स, तो ये एक स्पेशल ऑर्डर है। एंड याद रखना एक चीज, AS9 बोलता है कि स्पेशल ऑर्डर्स के केस में ना जब गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी हो तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेमेंट एडवांस में मिला हो या ना मिला हो। तो यहाँ पर है ना पेमेंट एडवांस में मिला है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि आप बोलो कि भैया पेमेंट आ गया चलो फटाफट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। नहीं, स्पेशल ऑर्डर्स के केस में हमेशा ICAI कंफ्यूज करने की कोशिश इसी पॉइंट पे कर सकता है कि पेमेंट मिल गया है, गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी नहीं है, आपको बोलने का इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट, अगर
स्पेशल ऑर्डर्स में AS9 के हिसाब से AS9 ये बोलता है कि स्पेशल ऑर्डर्स के हिसाब से अगर गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी नहीं है, रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। MRF Limited shall recognize revenue before the manufacturing has been completed but after raising the invoice, मतलब at the current stage, क्योंकि पेमेंट हुआ, इनवॉइस रेज हुआ नहीं होगा ये। MRF Limited shall recognize revenue once the manufacturing processes has been completed but are yet to be packaged, जब तक पैकेज नहीं होगा तब तक रेडी फॉर डिलीवरी नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। MRF Limited shall recognize the revenue once the inspection and packaging has been made, मतलब goods are ready for delivery and after the invoice has been raised। तो देखो यहाँ पर डिलीवरी के लिए गुड्स रेडी है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इनवॉइस हैज बीन रेज, पेमेंट हैज बीन मेड, आपको रिकॉग्नाइज कर देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। आई होप अब आपको समझा होगा। एंड दिस एंड्स अवर केस स्टडी नंबर 1। 3 MCQs हमने टेस्ट किए, 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने टेस्ट किए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 2। अब इस केस स्टडी में ना मैं आपके 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेस्ट करूंगा। कौन कौन से? वी आर गोइंग टू टेस्ट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो आपका बोरोइंग कॉस्ट है। उसके बाद हम लोग जो है टेस्ट करने वाले हैं आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड AS नंबर 18 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलो पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। कौशिक लिमिटेड हैज रिसेंटली स्टार्टेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसको ना रेड से हाईलाइट करता हूं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इट हैज टेकन अ लोन ऑफ 2 crores ऑन 1st April एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम। देखो 2 करोड़ का लोन लिया है, 15% इंटरेस्ट पर एनम है, मतलब कहने से दिस इज माय स्पेसिफिक बोरोइंग। अभी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की भाषा में बात कर रहा हूं। कहने से एज पर AS 16 ये मेरी एक स्पेसिफिक बोरोइंग हो गई, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर प्लांट जो उसका बेंगलुरु में बनने वाला है उसके लिए लिए, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू प्लांट इन बेंगलुरु। द टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन दैट प्लांट वर 5 crores ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर on 1st June, 3 crores of direct expenditure on 1st August and 1 crore of expenditure on general overheads on 1st of January 2024। तो ये 3 चीजें क्या है? ये 3 खर्चे हैं उस प्लांट को बनाने, सॉरी वो जो बिल्डिंग उन्होंने लिया हुआ है ना उसके लिए। प्लांट इज एक्चुअली बिल्डिंग, हम प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं, तो प्लांट का मतलब उसमें वो बिल्डिंग होता है एंड मशीनरी इज व्हाट इज इंस्टॉल्ड इनसाइड इट। ठीक है। Further, the entity had also taken 3 more borrowings on 1st of July, which were to be used, तो यहाँ पर मैं ना प्लांट लिख देता हूँ, which were to be used across various areas in the organization। मतलब देखो 3 और borrowings लिए 1st जुलाई को, बट क्या लिखा है? which were to be used across various areas, मतलब कहना से as per AS 16 ये मेरी जनरल borrowings हो गई। तो मैंने टोटल कितने लोन्स लिए? 4, जिसमें से एक है मेरी स्पेसिफिक बोरोइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माय प्लांट एंड बाकी की 3 बोरोइंग्स मैंने ली हुई है ओवरऑल जनरल यूज के लिए। द डिटेल्स ऑफ द अदर 3 बोरोइंग्स वर गिवन एज फॉलोज। तो सब 3 बोरोइंग्स लिए, पहली ली थी 4 करोड़ की 12% के ब्याज पे, दूसरी 7.5 करोड़ की 9% के ब्याज पे, और तीसरी 1.5 करोड़ की बोरोइंग 4% के ब्याज पे। ठीक है, पर एनम रेट चाहिए। Further, a new building was purchased and a new machinery was imported and installed inside the plant constructed by Kaushik Limited। अब थोड़ा इंटरप्रेट करना, देखो एक है इसका प्लांट, ठीक है, अब तक इसकी बात हो रही थी। अब इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब पता है क्या है? इन्होंने एक नया बिल्डिंग ले लिया, ठीक है, वो उनके एडमिन यूज के लिए होगा, एंड ये जो प्लांट है ना उसके अंदर उन्होंने नई मशीनरी खरीद के डाल दी। मतलब ये जो प्लांट है दिस इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, और ये जो बिल्डिंग है ये परचेज किया, और ये जो मशीनरी है ये भी इन्होंने परचेज किया है। आई होप नाउ द सीन इज क्लियर। द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन वॉज $45,000 ऑन 1st of April 2023, उसी दिन पे खरीदा था। द एक्सचेंज रेट बीइंग 75 rupees फॉर एवरी डॉलर ऑन द सेम डेट, मतलब ये इसका एक्सचेंज रेट है एज ऑन 1st April 23। फर्दर a discount at the rate 10% was offered by the supplier and IGST at the rate 18% had been paid on the actual cash outflow of purchase। इसको ना हाईलाइट करके रखना, एक्चुअल कैश आउटफ्लो। On scrutinizing its ITC ledgers, it was found that there was no eligible credit available to set off this amount paid against any sale। Of course, GST, like I already said, अगर क्रेडिट मिला है तो असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वरना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा बोला है कि कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। फर्दर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर्थ ₹1.5 lakhs which were spent, which includes a promotional expense of 8,000। Highlight this point as well. L. Incurred to promote the plant to attract employment to its new employees
and installation cost of rupees 75,000. As per the terms of the agreement, the machinery was to be used for 10 years, after which the entity would be required to remove the machine from the site. अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब पता है क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं डीकमिशनिंग. क्या कहते हैं हम इसको? डीकमिशनिंग. जब मशीन रिटायर होता है उसे हम डीकमिशनिंग कहते हैं. ठीक है. और कौशिक लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ सच रिमूवल इज टू बी 70,000. मतलब कहने से डीकमिशनिंग का खर्चा 70,000 है, बट ये 70,000 का खर्चा 10 साल के बाद है. तो देखो उन्होंने हमें इन्फ्लेशन रेट देके रखा है एट द रेट 10%. हाईलाइट करके रखेंगे इसको भी. द बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 20.5 crores. अब देखो प्लांट की बात हमने कर दी, मशीनरी की बात हमने कर दी, अब ये केस स्टडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 20.5 crores एंड इट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फॉर 50 years. बोथ द असेट्स वर पुट टू यूज ऑन द सेम डेट इटसेल्फ. ठीक है. तो ये आपका बिल्डिंग का बात हो गया, BLDG बिल्डिंग. अब अगला पार्ट. Kaushik Limited has recently purchased equity shares having face value of 10 lakh with voting rights of Akansha Limited. Kaushik Limited ने Akansha Limited के face value के 10 लाख रुपए के equity shares को purchase किए. The total face value of Akansha Limited comprises of equity shares having face value of 12 लाख. ओह, मतलब 12 लाख में से 10 लाख तो Kaushik Limited ने ही ले लिए. Of course, you are thinking right. Holding subsidiary की relationship आ गई है. Further, इट का यहाँ पर कौन हो? इट का मतलब यहाँ पर कौन? कौशिक लिमिटेड की आकांक्षा लिमिटेड. इट से यहाँ पर मतलब है कौशिक लिमिटेड. ठीक है, ध्यान से. फर्दर, कौशिक लिमिटेड ऑल्सो हैज द पावर टू अपॉइंट, रिमूव और रीअपॉइंट 7 out of 9 डायरेक्टर्स ऑफ रिया लिमिटेड. ये तीसरी कंपनी आ गई आपकी. तो 3 कंपनीज है. कौशिक ने अक्वायर किए इक्विटी शेयर्स वर्थ 10 lakhs out of 12 lakhs इन आकांक्षा लिमिटेड, एंड रिया लिमिटेड के 9 में से 60 डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? कौशिक लिमिटेड का. ऑफ कोर्स ये सवाल यहां से अगर सवाल बना तो ये AS 18 में बनेगा. चलो, तो अब लेट अस आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शैल बी कैपिटलाइज्ड in the cost of plant for the year ended 31st March 2024 as per the company's accounting standard rules 2006. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. हमने एक प्लांट लिया था और उसके लिए हमने बोरोइंग, एक स्पेसिफिक बोरोइंग ली थी, बराबर, 2 करोड़ की 15% इंटरेस्ट पे. इसी के अलावा वी मेड 3 more जनरल बोरोइंग्स, राइट. अब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, AS 16 पता है क्या बोलता है? AS 16 बोलता है कि उस प्लांट की कॉस्ट में ना स्पेसिफिक बोरोइंग का जो भी बोरोइंग कॉस्ट है, पूरा 100% बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा इस साल का. ठीक है, यस. एंड इसी के अलावा जनरल बोरोइंग्स का भी ना कुछ पार्ट कैपिटलाइज होगा और बाकी का कुछ पार्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. तो मैं ना एक बार सोल्यूशन आपको गो थ्रू करवा देता हूं ताकि आपको समझेगा. इधर आ जाओ. तो लाइक आई सेड कि स्पेसिफिक बोरोइंग जो है वो तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा. तो स्पेसिफिक बोरोइंग कितने की थी अपनी? कहना से मेरी जो स्पेसिफिक बोरोइंग थी यहाँ पर, ये देखो 2 करोड़ की स्पेसिफिक बोरोइंग थी, साल के पहले दिन पे लिया था, तो पूरे साल का 15% इंटरेस्ट मेरे को कैपिटलाइज करना पड़ेगा. तो सिंपल, इट इज 2 crore रुपीज, दैट इज माई प्रिंसिपल, मल्टीप्लाइड बाय 15%, दैट कम्स टू 30 lakhs. तो ये हो गया कैपिटलाइज. एंड मैंने क्या बोला? जनरल बोरोइंग्स का कुछ पार्ट कैपिटलाइज होगा. अब वो कुछ पार्ट कितना कैपिटलाइज होगा वो भी जरा देख लेते हैं. अब समझना, AS 16 बोलता है कि जनरल बोरोइंग्स का पार्ट ना कैसे कैपिटलाइज होगा. सबसे पहले उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एक रेट और एक अमाउंट, एंड रेट मल्टीप्लाइड बाय दैट अमाउंट, जो आंसर आएगा उतना कैपिटलाइज होगा. अब ये रेट कौन सा, अमाउंट कैसा? पहले मैं रेट की बात करता हूँ. जो रेट आएगी ना, that is going to be by weighted average capitalization rate. What it is going to be? Weighted average capitalization rate. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. What is this weighted average capitalization rate? जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने 3 लोन्स लिए हैं, ठीक है. अब सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का फर्क हम सबको पता है. वेटेड एवरेज में वी टेक द वेट्स. सिंपल एवरेज होता तो कैसे लिखता मैं? सिंपल तीन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं सिंपल 12 + 9 + 4 डिवाइडेड बाई 3 करके निकाल लेता. बट AS 16 बोलता है इट इज द वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट. ये कैसे होगा? देखो अब ध्यान से सुनना. मैंने पहला लोन कितने का लिया? 4 करोड़.
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12%, तो देखो 4 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पूरे साल का 48 लाख बनता है। बट ये लोन मैंने कब लिया था? 1 जुलाई को लिया था ना, 1 जुलाई। तो जुलाई से आप मार्च गिनो तो वो सिर्फ 9 महीने होते हैं, तो कहने से सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। क्लियर? फॉर द पर्पसेस ऑफ माई कैलकुलेशन तो इट इज गोइंग टू बी 36 लैक्स। तो मैंने सेम बाकी के 2 लोन्स के साथ भी किया हुआ है। 7.5 करोड़ इंटू 9% डिवाइडेड बाई 9/12, ये आपका आता है 50, 60 to 500, एंड 1.5 करोड़ इंटू 4% इंटू 9/12, दैट इज 4,50,000। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे देन इट इज गोइंग टू बी 91,12,500। अब सुनना बात ध्यान से, मेरा टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ? दैट इज गोइंग टू बी 13 करोड़। कैसे आया? 4 करोड़ प्लस 7.5 करोड़ प्लस 1.5 करोड़। देखो कुछ नहीं है, 4 करोड़ 7.5 करोड़ 1.5 करोड़ जो प्रिंसिपल है उसी पर, यानी मैंने लिए थे 1 जुलाई 23 को, तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन 3rd लोन्स। ठीक है, देन हाउ इट इज गोइंग टू बी? सिंपल। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? सिंपल, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट जो इस साल का होगा डिवाइडेड बाय मेरा प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल इंटू 100। अगर मैं इतना करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कितना है। तो देखो 91,12,500 डिवाइडेड बाय 13 करोड़। अब देख रहे हो इट इज कमिंग 7.009%। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक द वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट एज 7%। ये रेट, बट मैंने क्या बोला? रेट इंटू अमाउंट भी कुछ आएगा, वो अमाउंट पे रेट लगेगा तब उतना प्रोपोर्शनेट कैपिटलाइज होगा। अमाउंट कौन सा होगा पता है? इट इज गोइंग टू बी माय वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस। अब ये वेटेड एवरेज अक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस पता है क्या होता है? समझना, मैंने कौन सा खर्चा किया है जो ऐड होना चाहिए मेरे प्लांट के कॉस्ट में, और कब मैंने खर्चा किया है, वो डेट मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी टाइम कंसिडर कर रहे थे, टाइम कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब सुनना, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर लिया ऑफ 5 करोड़ फॉर 1 जून 2023। तो आप जून से मार्च गिनोगे ना, इट इज गोइंग टू बी 10 मंथ्स। तो मैं बोलता हूँ 5 करोड़ इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। तो वेटेड एवरेज, फॉर द पर्पसेस ऑफ द वेटेड एवरेज कंप्यूटेशन, मुझे ये वैल्यू लेनी पड़ेगी पूरी 5 करोड़ नहीं, बट 4 करोड़ 16,66,667 वाली। सिंपल, 5 करोड़ इंटू 10 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। तो हम लोग सेम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के लिए भी करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 3 करोड़ का लगा है ऑन 1 अगस्त। तो अगस्त से मार्च तक आप लीजिए, इट इज 8 मंथ्स। तो 3 करोड़ इंटू 8/12, ये वैल्यू हो गया मेरा 2 करोड़। एंड जनरल ओवरहेड्स, अब जनरल ओवरहेड्स मुझे पता है AS10 मना करता है कि जनरल ओवरहेड्स को स्पेसिफिक पीपी की कॉस्ट में डालने का ही नहीं, तो उसको हम लोग 0 मानेंगे। ओके, तो ये दोनों मैंने ऐड किया, तो मेरे वेटेड एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस कितने आए? 6 करोड़ 16,66,667। अब ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा रेट है, एंड ये मेरा टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये मेरा टोटल बोरोइंग कॉस्ट है। तो 91,12,500 में से दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट, दैट इज 6 करोड़ 16,667 मल्टीप्लाइड बाय 7%। तो 91,12,500 में से सिर्फ 43,16,667 पता है क्या है? ये वो इंटरेस्ट कॉस्ट है जो जनरल बोरोइंग का है, बट मैं उसको प्लांट के खर्चे में ऐड कर सकता हूं। तो अपार्ट फ्रॉम माई स्पेसिफिक बोरोइंग ऑफ 30 लाख, मैंने ये 43,16,667 ऐड कर दिया। तो इन दोनों को ऐड करके मेरा टोटल कितना आया? 73,16,667। दिस इज द टोटल बोरोइंग कॉस्ट विच विल बी कैपिटलाइज इन द बैलेंस शीट ऑन माई प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन ए, 73,16,667। आई होप अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट कॉस्ट शैल बी द मशीनरी बी रिकॉग्नाइज्ड एट द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अब ना ये प्लांट की बात नहीं कर रहे, वो प्लांट के अंदर हमने जो मशीनरी डाली उसकी वैल्यू क्या होगी? रिकॉग्नाइज्ड एट द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 एज पर द गाइडलाइंस इश्यूड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो मशीनरी का खर्चा कितना? तो इधर आ जाओ। तो अभी हमें ये चीज के एक बार थ्रू वापस गो थ्रू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 75, ये क्या हो गया मेरा परचेज प्राइस। इधर आ जाओ। तो $45,000 इंटू 75, 3375। उसी पर सप्लायर ने मुझे 10% डिस्काउंट ऑफर किया था, तो इसका 10% डिस्काउंट 337,500। तो मेरी नेट परचेज प्राइस हो गई 30,37,500। अब सुनना बात ध्यान से, IGST 18% had been paid on the
एक्चुअल कैश आउटफ्लो ऑफ द परचेज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझो मैं बोलता हूँ मैंने 10 रुपीज का परचेज किया जिसपे सप्लायर ने मुझे 1 रुपी का डिस्काउंट ऑफर किया, तो मेरी जेब से एक्चुअली कितने गए 9 रुपए, 9 रुपीज। तो इवन द 10 रुपीज इज माई परचेज प्राइस बट 9 रुपीज इज माई एक्चुअल कैश आउटफ्लो। और जीएसटी किस पे लगाने के लिए बोल रहा है, हैड बीन पेड ऑन द एक्चुअल कैश आउटफ्लो, मतलब कहना है इसे परचेज में से डिस्काउंट माइनस होने के बाद मेरा एक्चुअल कैश आउटफ्लो 37,500 हुआ। यस, तो IGST एट द रेट 18% विल बी 30 लाख, 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 18, देख लो 5,46,750। क्लियर। फर्दर एक और पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ना इंस्टॉलेशन कॉस्ट का कोई वादा नहीं, बट प्रमोशनल एक्सपेंस ऑफ 8,000, AS10 बोलता है कि प्रमोशनल एक्सपेंस है ना, इट इज नॉट एन एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, और इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो उसे परचेज करने के लिए लगाया गया था। तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, हम लोग PNL में डाल देंगे, वी कैन नॉट एड इट, वी कैन नॉट कैपिटलाइज इट। तो जो 1.5 लाख में इंक्लूडेड था 8,000 माइनस करके इट इज 1,42,000, दिस विल बी एडेड, ठीक है। एंड एक और चीज भूलना मत, प्रेजेंट डीकमिशनिंग का खर्चा भी ऐड होगा। AS10 बोलता है कि डीकमिशनिंग का 70,000 आप ऐड करो बट उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाके ऐड करो। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R रेस टू n, मेरा रेट है 10%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 रेस टू 10। तो देखो कैलसी पे कैसे करोगे, 1 डालना डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है 0, ठीक है, इक्वल्स टू ये जो 0.909 आया ये 1 साल बाद की वैल्यू है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इट कम्स टू 0.38554, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब आज जो 1 रुपया है ना वो आज से 10 साल के बाद जाकर के उसकी वैल्यू होगी ओनली 0.3855। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 70,000 से, तो देखो मेरा आंसर कितना हो गया 26,988। ये तो मतलब 70,000 में से सिर्फ 26,988 मुझे असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग एक्सपेंस। AS10 बोलता है प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करो, और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आता है 37,53,244। देख लेते हैं, ये रहा 37,53,244, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, what shall be the amount charged to the statement of PNL for the year ended 31st March 2024? ओहो, अब मेरी बात, अब ना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। मुझे एक बात बताना खाली, इसको सब में रब करता हूं। सबसे पहली चीज, हमने इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरोइंग्स जो कैपिटलाइज किया था वो कितना था, अच्छा टोटल इंटरेस्ट कितना था इस साल का जनरल बोरोइंग्स पे 91,12,500, बट उसमें से हमने प्लांट के कॉस्ट में कितना कैपिटलाइज किया था 43,16,667, तो बैलेंस किधर जाएगा, बैलेंस PNL में जाएगा, समझा। तो देखो फिनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल बोरोइंग्स ये टोटल था, इसमें से इतना गया प्लांट के कॉस्ट में, तो बैलेंस 47,95,833 किधर आया PNL में। फर्दर मशीनरी की कॉस्ट में ना हमने 2 चीजें इंक्लूड नहीं की थी, क्या नहीं की थी, इधर देखो। फर्दर ये 8,000 का प्रमोशनल एक्सपेंस, इसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया था, ये किधर जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फर्दर एक और चीज ध्यान रखना, जब हमने प्लांट की बात की थी ना तब हमने 1 करोड़ रुपए के जनरल ओवरहेड्स को भी तो प्लांट के कॉस्ट में ऐड नहीं किया था, तो उसका क्या होगा, वो भी जाएगा PNL में। तो ये 1 करोड़ जनरल ओवरहेड्स ऑन प्लांट, ये प्रमोशनल एक्सपेंस ऑन मशीनरी, ये अदर एक्सपेंसेस में दिखेगा। एंड एक पॉइंट जहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं इज दैट वो डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे। मुझे एक बात बताओ, हमने प्लांट की कॉस्ट कितनी निकाली थी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 37,53,244, अगले 10 साल तक मुझे वो प्लांट को यूज करना है, तो पर ईयर कहना है 375 324 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दिखेगा। यस। फर्दर बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग मैंने 20.5 करोड़ का लिया था, ठीक है, और उसे मुझे 50 ईयर्स के लिए यूज करना था, तो कहना है 20 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 50 ईयर्स, 41 लाख का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर भी लगेगा। वाओ। और इन सबको अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो मेरा टोटल खर्चा PNL में कितना जाएगा, 1,92,79,157। भैया क्या मस्त केस स्टडी था, एक अलग लेवल पे लेके गया हमें। ICI भी अलग लेवल पे लेके जा सकती है, बी वे 192,79,157।
Now moving on to the last question. With reference to the holding by Kaushik Limited in Akansha Limited and control in Ria Limited, which of the following statement holds true? एक बार याद करवा देता हूँ. कौशिक लिमिटेड ने आकांक्षा लिमिटेड में 12 लाख में से 10 लाख वाले शेयर्स होल्डिंग वोटिंग पावर जो है अक्वायर कर लिए थे. मतलब अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ, 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख करता हूँ, तो कहना है 83.33% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ आकांक्षा लिमिटेड इज विद कौशिक लिमिटेड. दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो गई. सेकेंडली, कौशिक लिमिटेड जो है वो रिया लिमिटेड के 9 में से 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कर रहा है. मतलब कहने से कंट्रोल ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ दैट एंटिटी. रिया लिमिटेड क्या है? कंपनी. उसकी गवर्निंग अथॉरिटी कौन होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स. तो वो 9 में से 7 के कंपोजिशन मतलब मेजॉरिटी कंपोजिशन को तो कौशिक लिमिटेड कंट्रोल कर रहे हैं. तो वंस अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कौशिक लिमिटेड एंड रिया लिमिटेड आर होल्डिंग सब्सिडरी. एंड तीसरी चीज AS18 पता है क्या बोलता है कि जब दो कंपनीज किसी के कॉमन कंट्रोल के अंदर हो तो वो दो सब्सिडरीज भी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टीज हो गई. मतलब कहना है ऑल थ्री, कौशिक लिमिटेड, रिया लिमिटेड एंड आकांक्षा लिमिटेड, ऑल थ्री पार्टीज आर रिलेटेड विद ईच अदर. तो रिया लिमिटेड एंड कौशिक लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज बट आर नॉट रिलेटेड टू आकांक्षा लिमिटेड. नहीं, ओनली आकांक्षा लिमिटेड नहीं, ओनली आकांक्षा लिमिटेड यहां पर भी नहीं. रिया लिमिटेड, आकांक्षा लिमिटेड एंड कौशिक लिमिटेड ऑल थ्री आर रिलेटेड पार्टीज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. और इस केस स्टडी की हमारी होती है समाप्ति, जहां पर हमने AS16, AS10, AS18 तीनों एक साथ निपटाए. नाउ लेट अस बिगिन विद केस स्टडी नंबर 3, जहां पर एक तो आपका AS7 टेस्ट होगा, ठीक है, एक आपका AS15 टेस्ट होगा एंड एक आपका AS22 टेस्ट होगा. ठीक है, चलो मजा आएगा इसमें भी. तो दर्शन लिमिटेड, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनिरुद्ध लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री. नई फैक्ट्री बनानी थी, उसके लिए दर्शन लिमिटेड और अनिरुद्ध लिमिटेड दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए. एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years एंड दर्शन लिमिटेड विल गेट 10 लाख रुपीज एज कंसिडरेशन. ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म कितना है? कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है मेरा 3 साल और टोटल कंसिडरेशन मुझे ये मिल रहा है. मतलब कहने से दिस इज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. यस, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, AS7 की भाषा में इसको बोलते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3 lakhs. ऑल्सो एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स ऑफ 1 lakh rupees वर चार्ज्ड. However, the contract quoted an additional cost of research and development of 50,000 which was not to be reimbursed. ये important चीज है. But was vital in the construction of the building. हो. इस पॉइंट को मार्क कर देना, यहां पे कंसेप्ट है. And 23% of the work had been completed and certified till the end of the first year. And it was expected that the same contract cost will be incurred in the second year, but no cost will be incurred in the third year. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये जितने भी कॉस्ट है जो पहले साल में लगे उतने ही कॉस्ट दूसरे साल में लगेंगे, बट तीसरे साल में कोई खर्चा नहीं लगेगा, ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं. और पहले साल के एंड पे 23% काम खत्म हुआ है. ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर द सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट वर इंकर्ड एज इन द फर्स्ट ईयर. जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ. और दूसरे साल में 76% ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड. However, Darshan Limited had given a calculated prediction that the same amount of cost will be incurred in the third year as well. मतलब पहले साल के एंड में क्या लगा था कि ये इतना खर्चा दूसरे साल के एंड में लगेगा, बट तीसरे साल में कोई खर्चा नहीं. बट जब दूसरे साल में 76% काम खत्म हुआ, तब दर्शन लिमिटेड बोलता है कि भैया शायद तीसरे साल में भी इतने ही ईयरली खर्चे लगेंगे जितने ईयरली खर्चे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में लगे हैं. वाह. Further, during the second year, Darshan Limited had suggested that the elevators of the building should be A grade certified instead of B grade once initially decided. Right? मतलब दूसरे साल के एंड में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एक मॉडिफिकेशन हुआ है. क्या मॉडिफिकेशन हुआ है? एलिवेटर B ग्रेड के नहीं, A ग्रेड के एलिवेटर चाहिए. लिफ्ट बीच में बंद पड़ गई तो क्या होगा? फैक्ट्री में मजदूर ऊपर नीचे कैसे जाएंगे? Considering the safety point of view, it is highly probable that Anirudh Limited will approve such a change. ध्यान से, यहां पर कंसेप्ट है highly probable that Anirudh Limited will approve such a change. In the contract,
and this will result in an additional revenue of 2 lakhs by incurring additional cost of 50,000 for the same. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात. Further, after the building had been made and Anirudh Limited started its operations, next year it had immediately decided to think about its employees and hence it decided to start a pension plan. अभी एम्प्लॉय के बारे में सोचना पड़ेगा. देखो, लेबर के बारे में एक अच्छी बात क्या सोची कि बी ग्रेड से ए ग्रेड. कंपनी बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली लग रही है यार. अगर आप में से किसी का नाम दर्शन है तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप. आपकी कंपनी देखो एम्प्लॉयज के बारे में कितना सोचती है. एक तो बी ग्रेड से ए ग्रेड में आपने काम आपने एलिवेटर्स का अपग्रेड करवाए, साथ ही साथ पेंशन प्लान. वाह. whereby the updated CTC of the employees will include a part of contribution towards the pension plan as well. On valuation, the fair value of plan assets as on the end of first year for the pension plan was 1 lakh rupees, and during the second year it had received 50,000 from its employees in form of such contribution on 30th September and had paid 40,000 on 31st March out of the plan. भैया अब ये पहले ही साल में कौन से एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं. ऐसा होता है ना कि समझो मेरी एज 59 ईयर्स है, 60 इज माई रिटायरमेंट एज फॉर एग्जाम्पल, और मेरी एज अभी 59 ईयर्स है. एक साल के लिए मैं कोई और फैक्ट्री में काम कर लिया, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली. ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में. तो वो 40,000 मस्ट बी द पेमेंट पर्टेनिंग टू सच एम्प्लॉयज. The expected rate of return is expected to be 13.45% compounded annually. मतलब जो planned assets पे आपका rate of return है ना, वो 13.45% compound rate है annually. ठीक है. और एक और चीज पे गौर फरमाया जाए कि जो 40,000 और 30,000 की ये जो 30,000 का रिसीट हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, 50,000 का जो रिसीट हुआ है दैट इज ऑन 30th सितंबर, और 40,000 का जो पेमेंट हुआ है वो 31 मार्च को हुआ है. एक और चीज पे गौर फरमाया जाए यहाँ पर. ठीक है, बस ये दो चीज थी. Also during the first year, Darshan Limited had fallen into the 5% rate of tax for the profit and loss on contract it had recognized as per the relevant years. मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके अभी बात वापस से दर्शन लिमिटेड पे आ रही है. ये जो चीज है ना, ये अनिरुद्ध लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का गेन लॉस है, ये पूरा दर्शन लिमिटेड. नाउ वी आर कमिंग बैक टू दर्शन लिमिटेड. तो दर्शन लिमिटेड ने जो कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू कमाई थी फर्स्ट ईयर के एंड में, उसके लिए उस पर 5% रेट ऑफ टैक्स लग रहा था एज पर द रेलेवेंट एएस, एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ मैट द एप्लीकेबल मैट रेट वाज 15%. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो कंपनीज पे लगता है वो 15% था ऑन द सेम प्रॉफिट. एज पर इनकम टैक्स एक्ट द कंपनी हैड पेड टैक्स ऑन द मैट रेट एंड हैड गॉट अ मैट क्रेडिट. द अकाउंटिंग रेट ऑफ टैक्स वाज 10% ऑन द सेम. तो ये पूरी AS 22 की बात है, हमें पता लग ही रहा है यहाँ पर. तो अब हम लोग क्वेश्चंस पर जाते हैं. आ जाओ. What shall be the profit or loss recognized by Darshan Limited with regards to the contract with Anirudh Limited at the end of the first year with respect to the relevant accounting standard? अब मेरी बात ध्यान से सुनना. पहले साल में काम कितना खत्म हुआ था? 23%. ठीक है, अब समझना. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है वो. एज पर AS 7 हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में जितना खर्चा लगा है वो, और कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो दोनों का अमाउंट कितना है. मतलब पहले साल की कॉस्ट वर्सेस द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. अगर जो टोटल खर्चा है वो रेवेन्यू से इक्वल है या कम है, तो हम लोग रेवेन्यू भी 23% और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी 23% इन प्रपोर्शन टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन. मतलब 23% बेसिस पे हम रिकग्नाइज करेंगे. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा उसकी रेवेन्यू से ऊपर चला गया एट एनी पॉइंट, तो हम पूरे 2 साल का या पूरे 3 साल का जो भी खर्चा है एक साथ रिकग्नाइज कर लेंगे. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. तो भैया हमें ऐसे ही थोड़ी पता चलेगा, उसके लिए तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. यस ऑफकोर्स हमें उसके लिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आ जाओ, देखो इधर आओ. चलो, तो सबसे पहले साल की सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये देखो टोटल कॉस्ट निकालते हम लोग. देखो मैंने क्या बोला, पहले साल के एंड में, हम पहले साल के एंड में खड़े, और हमें पता है पहले साल के एंड पे मैंने क्या बोला कि दर्शन लिमिटेड ये एक्सपेक्ट कर रही है कि दूसरे साल में उतना ही खर्चा लगेगा जितना पहले साल में लगा, एंड तीसरे साल में कोई खर्चा नहीं लगेगा. ये पहले साल के एंड की सिचुएशन है. तो जो भी खर्चा मिलेगा मैं उसको इंटू 2 करके जाऊंगा. देखो तो 10 लाख रुपीज एज कंसिडरेशन. तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज टोटल.
ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूडेड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज। अब मुझे पता है ये 2 साल के लिए खर्चा लगने वाला है, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 साल का मिला करके मुझे 6 लाख का डायरेक्ट कॉस्ट लगने वाला है। एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स ऑफ 1 लाख रुपीज वर चार्ज, तो एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स विल आल्सो फॉर्म अ पार्ट एज पर AS 7, 1 लाख इंटू 2 ईयर्स दैट इज 2 lakhs। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ 50,000 विच वॉज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। अब ध्यान से समझना, R&D का जो खर्चा होता है एज पर AS 7 बोलता है R&D का खर्चा अगर रीइंबर्स होगा फ्यूचर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ऐड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ऐड होगा। बट अगर वो रीइंबर्समेंट उसकी नहीं होगी देन वी शैल नॉट ऐड इट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर कोई रीइंबर्समेंट हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई रीइंबर्समेंट नहीं होने वाला है। सो वी विल नॉट ऐड इट टू द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हमें उसे सेपरेटली चार्ज करना पड़ेगा। तो मेरी टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितने हो गए हैं? 8 लाख। एक्सपेक्टेड कॉस्ट 8 लाख, क्योंकि पहले साल में और दूसरे साल में मैं सेम खर्चे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 8 लाख आर माई एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? 10 लाख। मतलब यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट इज लेस देन माई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो कहना ही से मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर 23% है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस भी उससे हिसाब से करने पड़ेंगे रिकग्नाइज। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना होगा? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23%, दैट इज माई स्टेज ऑफ कंप्लीशन, दैट इज 2,30,000। एंड टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 2 साल के 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन 23%, 1,84,000। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकग्नाइज कितना आ गया? 46,000। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब अगला सवाल, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर recognized by Darshan Limited with regards to the contract with Anirudh Limited at the end of the second year। अब जो दूसरे साल के एंड में हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू से कम है या नहीं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले साल के एंड में मैं क्या बोल रहा था कि उतना ही खर्चा दूसरे साल में लगेगा और तीसरे साल में कोई खर्चा नहीं। बट दूसरे साल के एंड में मुझे क्या पता चला कि अब तीसरे साल में भी मुझे उतना ही खर्चा लगेगा जितना पहले 2 साल में लगा है। मतलब कहना है से अब डायरेक्ट कॉस्ट जब मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तब मैं 2 की जगह 3 साल लूंगा। यस, बिकॉज 1 लाख पर एनम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज नाउ एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड इन थर्ड ईयर ऑल्सो। तो 3 लाख इंटू 3 ईयर्स इज 9 lakhs। एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स भी मैं 3 साल के लूंगा। एंड भूलना मत यहां पर एक अपग्रेडेशन प्लान भी हुआ है। बोला था ना अनिरुद्ध लिमिटेड ने कि बी ग्रेड से ए ग्रेड पे हम लोग क्या करेंगे, एलिवेटर्स अपग्रेड करेंगे। तो ऑफ कोर्स एलिवेटर्स को अपग्रेड करने के लिए मुझे खर्चा लगेगा 50,000, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी रेवेन्यू भी तो देखूंगा उसमें। ऐसे ही किसी के लिए थोड़ी एलिवेटर्स अपग्रेड कर दूंगा अपनी जेब से खर्चा। तो मैंने बोला मैं 2 लाख का रेवेन्यू सामने चार्ज करूंगा तुझसे और मुझे एलिवेटर का खर्चा 50,000 रुपए का पड़ेगा, मतलब स्ट्रेट 1.5 लाख प्रॉफिट ऑन द मॉडिफिकेशन। यस, बट अनिरुद्ध लिमिटेड ने क्या बोला है कि इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अनिरुद्ध लिमिटेड विल अप्रूव। तो जब ऑफकोर्स अप्रूवल हाईली प्रोबेबल है तो AS 7 क्या बोलता है, रिकग्नाइज कर दो उसे कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू कॉस्ट में। तो एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू अपग्रेडेशन यहाँ पे 50 लाख और मेरी टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी? मेरी टोटल रेवेन्यू अब होगी 10 lakhs जो ओरिजिनली डिसाइडेड था प्लस 2 lakhs दैट इज 12 lakhs एंड कॉस्ट ऐड करके 12.5 लाख। ओ मतलब अब सुनना, ओवर ईयर द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट हैव एक्सीडेड द टोटल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। तो अब क्या पूरी की पूरी कॉस्ट मुझे 12.5 लाख की PNL में डाल देनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी है, मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, मुझे देखना ही नहीं है। तो देखो ओवर ईयर सिंस द टोटल एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हैव एक्सीडेड द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दैट इज देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस इन द सेकंड ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 76%, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन PNL। तो भैया यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू 76%, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंटू 76% चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा चार्ज, सीधा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ 12.5 लाख मुझे चार्ज कर देना है। तो देखो बोला ये व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर, पहले साल के लिए पूछा था कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन भी देखो कितना स्मार्टली बनाया मैंने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलो तो ये आपका AS 7 टेस्ट हो गया। अगला सवाल, व्हाट शैल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द प्लान्ड असेट्स फॉर पेंशन फंड ऑफ अनिरुद्ध लिमिटेड। अब ये आपका AS 15 का कॉन्सेप्ट टेस्ट होने वाला है। आ जाओ। तो सिंपल क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान्ड एसेट्स पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, आपके ओपनिंग प्लान्ड एसेट, ये कैलकुलेशन सिंपल एक बार समझाते चलता हूं
ये कैलकुलेशन सिंपल है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट्स कितनी थी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मेरे ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट्स थी 1 लाख रुपए, ठीक है। और ऑफ कोर्स ओपनिंग है तो उस पर तो पूरे साल का रिटर्न लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी 13.45% एनुअली, तो दिस इज गोइंग टू बी 13,450। साथ ही साथ उसको रिसीव कितना हुआ था, 50,000 फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज इन फॉर्म ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन 30 सितंबर। ध्यान से सुनना, अब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि 13.45 डिवाइडेड बाई 2 6.725%, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई सिंपल इंटरेस्ट की रेट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट को अगर हमें ईयरली से हाफ ईयरली कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है सिंपल। ईयरली से हाफ ईयरली कन्वर्ट करना हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट को, ये फॉर्मूला डाल देना 1 + r - 1। देखो मेरी एनुअल रेट कितनी है 13.45%, तो मैं बोलता हूँ 0.1345 + 1 दैट इज 1.1345, इसका अंडर रूट करो और -1, तो ये आपका आ जाएगा 6.5129, मतलब 6.51%। इट इज गोइंग टू बी सेमी एनुअली। थैंक यू भैया ये फॉर्मूला देने के लिए, मोस्ट वेलकम भाई। तो रिटर्न ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इज 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6.51, दैट इज 3,255। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 40,000 रुपए है मैं पे कब कर रहा हूं, ये 40,000 रुपए मैं पे कर रहा हूं 31 मार्च को, मतलब कह रहे हैं पूरे साल का एक बार, ये पूरे साल ये 40,000 मेरे साथ ही पड़े रहेंगे, उसके बाद मैं उसमें से पे करूंगा। यस, तो ये 40,000 रुपए पर भी 13.45% लगाओ क्या? नहीं लगेगा। देयर इज अ करेक्शन ओवर हियर, यहाँ पर ये 13.45% नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे सिंपल सी बात है ना, अगर ये 40,000 पूरे साल मेरे साथ ही है तो ऑफकोर्स ये ओपनिंग में इंक्लूडेड होगा, ये ओपनिंग में इंक्लूडेड होगा, तो मैं ये देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, 5380 नहीं आएगा। सो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 13,450 + 3,255, तो 16,705, 16,705, दिस इज माई करेक्टेड राइट आंसर। तो यहाँ पर इसको काट देना, इसका आंसर है 16,705। ओके, इसका आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन, what shall be the total amount of tax to be recognized by Darshan Limited in line with accounting standard 22। अब ना समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका ES 22 का एक पार्ट है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा इनकम टैक्स का आपको बता देता हूं। इनकम टैक्स में पता है क्या होता है, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका जो टैक्स पेबल है वो आपके बुक प्रॉफिट के 15% से ऊपर आता है। बुक प्रॉफिट इज आफ्टर मेकिंग सम कैलकुलेशंस, लाइक आप पीजीपीपी इनकम में कैसे कैलकुलेट करते हो, कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड, कुछ एक्सपेंसेस अलाउड, वैसे ही बुक प्रॉफिट निकलता है। उसके 15%, उसका 15%, अगर आपका नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स का जो टैक्स आ रहा है वो ये बुक प्रॉफिट के 15% से कम आ रहा है ना, नॉर्मल प्रोविजंस, तो द एप्लीकेबल टैक्स अमाउंट शैल बी योर 15% ऑफ मैट, मतलब विच एवर इज हायर आपको वो पे करना है। तो यहाँ पर मैट रेट ज्यादा आ रहा था एंड इनकम टैक्स रेट, देखो इनकम टैक्स रेट दिया नहीं है, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है, सॉरी इट इज 5% है, तो ऑफकोर्स कंपनी ने मैट के प्रोविजंस के हिसाब से पे किया होगा। सेकेंडली उसका अकाउंटिंग रेट कितना है 10%। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टैक्स ऑन प्रॉफिट एज पर ES 22 ये 4600 आया। कैसे आया 4600? पहले साल का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना, सॉरी पहले साल के कॉन्ट्रैक्ट से उसको कितना प्रॉफिट हुआ था, ये देखो 46,000, तो उसी 46,000 पे 5% उसका इनकम टैक्स का रेट आ गया, दैट इज 2300। अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग रेट ऑफ टैक्स लगाओ देन इट इज 4600 एंड मैट रेट इज 1600। अब समझने की कोशिश करना, इसमें दो चीजें हैं, दो की पॉइंट्स हैं। ओवर हियर देयर आर टू की डिफरेंसेस व्हिच नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। पहला, द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग रेट ऑफ टैक्स एंड इनकम टैक्स, और दूसरा excess of credit obtained by the company due to tax paid under MAT। आपने अकाउंटिंग रेट के हिसाब से कितना टैक्स पड़ेगा 10% एंड इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से 5%। उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस हो गया जो आपका टाइमिंग डिफरेंस है, और दूसरा आपको मैट का क्रेडिट भी तो मिला है, तो आपका
इनकम टैक्स और मैट रेट के बीच का जो क्रेडिट है वो उसका भी तो एक डिफरेंस हो गया। यस, तो आपको कितना टैक्स रिकॉग्नाइज करना है, ध्यान से सुनना। इट इज गोइंग टू बी पहला 4600 माइनस 2300 बीइंग द डिफरेंस बिटवीन योर अकाउंटिंग रेट एंड योर इनकम टैक्स रेट। तो 4600 माइनस 2300 ये एलिमेंट आपका बन गया। एंड दूसरा एलिमेंट आपका पता है क्या है, ये 6900 भी तो आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6900 आपने मैट का टैक्स एक्चुअली पे किया हुआ है, मैट का टैक्स आपने पे किया हुआ है, तो वो 6900 यहां पर आ जाएगा। यस, और साथ ही साथ आपका ये टाइमिंग डिफरेंस भी बना, आपका नॉर्मल प्रोविजंस और आपके इनकम टैक्स, दैट इज 2300। तो इसको भूल जाना, ये भूल जाना, ये कुछ नहीं है। तो इट इज सिंपली 6900 जो आपने मैट के हिसाब से भरा वो, प्लस आपका टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन योर अकाउंटिंग एंड योर इनकम टैक्स, दैट इज 46 माइनस 23। तो इन तीनों का ही आपका तो ये दोनों का आपका सम आएगा 9200 रुपीज। सो व्हाट शैल बी द टैक्स एक्सपेंस दैट शुड बी रिकॉग्नाइज, 9200 रुपीज। अगर आपको ये ना समझा हो तो आईसीआई के स्टडी मैट में इसके रिगार्डिंग एक सम है, अगर आपने वो किया है तो ये आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलो। एंड विद दिस अपना थर्ड केस स्टडी भी होता है खत्म, जहां पर हमने AS7 टेस्ट किया, हमने AS22 टेस्ट किया, एंड जो न्यूली इंसर्टेड AS है AS15 वो भी टेस्ट किया।